हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है ओके ओके हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 37th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था गोवा के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में 37th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, राइट। ओके ओके अगर हम इस नेशनल गेम्स के आउटकम्स के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र फिनिश टॉप इन द मेडल टॉली विथ 228 मेडल्स, बराबर ना। तो ये जो नेशनल गेम्स 37th नेशनल गेम्स हैं उसको किसने जीता? महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। टोटल 228 मेडल्स जीते गए महाराष्ट्र के द्वारा और उसमें 80 गोल्ड शामिल है, बराबर ना। ओके अगर हम सेकंड प्लेस की बात करूँ तो सेकंड प्लेस पे सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये वही संस्था है जिसने 36 नेशनल गेम्स जो लास्ट ईयर गुजरात के अंदर आयोजित की गई थी, जिसके द्वारा सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जीता गया था वो इवेंट, और वो इस बार सेकंड प्लेस पे आया है और थर्ड प्लेस पे हरियाणा आया है, राइट ना। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने वैसे तो 126 मेडल जीते हैं, लेकिन 66 गोल्ड उसमें शामिल है, इसके लिए वो सेकंड नंबर पे है। और हरियाणा थर्ड प्लेस पे है 192 मेडल्स के साथ, लेकिन उसने 62 गोल्ड जीते हैं, इसके लिए वो थर्ड प्लेस पे है, राइट। ओके तो अगर मैं टॉप 5 स्टेट्स और संस्था की बात करूँ तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है 37th नेशनल गेम्स के अंदर। सेकंड नंबर पे सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, थर्ड नंबर पे हरियाणा, फोर्थ पे मध्य प्रदेश और केरला फिफ्थ नंबर पे है। ओके अगर मैं इस इवेंट का मैस्कॉट के बारे में बात करूं, मैस्कॉट मतलब एक ऐसा कार्टून जो पूरी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, बराबर ना। तो इस इवेंट का मैस्कॉट था मोगा, और ये मोगा का मतलब क्या होता है? लव। इन द कोंकणी लैंग्वेज लव, मोगा का मतलब है लव। मोगा एक कोंकणी लैंग्वेज का शब्द है, बराबर ना। गोवा के अंदर कोंकणी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, आपको पता ही होगा। तो मैस्कॉट था मोगा। थीम और मोटो था गेट सेट गोवा, और ऑफिशियल स्पॉन्सर थे इस इवेंट के पेटीएम, और ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर थे बिस्लेरी, बराबर ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। ओके अगर मैं नेशनल गेम्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो 2023 नेशनल गेम्स वाज द फर्स्ट टू बी हेल्ड इन द गोवा इन द 5 ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। कौन कौन से सिटी में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मापुसा, मरगांव, पानाजी, पोंडा एंड वास्को। ये 5 शहर के, गोवा के 5 शहर में ये नेशनल गेम्स का आयोजित किया गया था। पहली बार गोवा के अंदर नेशनल गेम्स को आयोजित किया गया था, बराबर ना। और द इवेंट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ द एथलीट्स फ्रॉम 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड द सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इन द 47 स्पोर्ट्स फील्ड, बराबर ना। टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था, और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। टोटल कितने स्पोर्ट्स के लिए? 47 स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, बराबर ना, राइट। और अगर मैं प्रीवियस एडिशन की बात करूँ तो 36 नेशनल गेम्स का आयोजन किया था गुजरात के अंदर 2022 के अंदर, और वहाँ पे किसने जीता था? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पे फर्स्ट नंबर पे आया था, वहाँ पे उसने 128 मेडल्स जीते थे। और जो नेक्स्ट एडिशन है 38th एडिशन, वो उत्तराखंड के अंदर 2024 के अंदर होने वाला है, बराबर ना। तो नेशनल गेम्स हर साल इसका आयोजन किया जाता है। जो हमारे डोमेस्टिक स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए, जो हमारे जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करने के लिए, ओलंपिक्स के अंदर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के अंदर तैयार करने के लिए ये इवेंट का आयोजन हम हर साल करते हैं स्टेट लेवल पे। मतलब देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। टोटल 47 स्पोर्ट्स के अंदर ये इवेंट का आयोजित किया गया था, बराबर ना। और जो अभी नेक्स्ट एडिशन है वो उत्तराखंड के अंदर हम उसका आयोजन करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल न्यूज़ थी, राइट ना। अगर मैं गोवा के बारे में बात करूँ तो उसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, और ये रिपोर्ट क्या कहता है कि ग्लोबल लेवल पे क्लीन एनर्जी ने ओवरटेक कर दिया है फॉसिल फ्यूल्स को
इन ग्लोबल जॉब मार्केट, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अभी क्लीन एनर्जी ने ओवरटेक कर दिया है फॉसिल फ्यूल सेक्टर को, ये रिपोर्ट कह रहा है। डिटेल में चर्चा करता है। ओके, क्या अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है और ये रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन था और रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, बराबर नाम वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट के एनर्जी के द्वारा दुनिया के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट अभी तक हो चुका है। और उसके ऊपर ये संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो हर साल ये रिपोर्ट लॉन्च करती है और ये उसका सेकेंड एडिशन था। और ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि report state that clean energy job surpassed the fossil fuel job for the first time in 2021 at the global level। पहली बार, अभी तक हिस्ट्री में पहली बार फॉसिल फ्यूल जॉब्स के कंपैरिजन में फॉसिल फ्यूल जॉब्स को सरपास किया है क्लीन एनर्जी जॉब्स के द्वारा, बराबर ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये रिपोर्ट कह रहा है, बराबर ना, कि जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल मार्केट है उससे ज़्यादा अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हो चुकी है। ऐसा ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है और वो बता रहा है, राइट ना। ओके, क्लीन एनर्जी सेक्टर्स एडेड 4.7 मिलियन जॉब्स ग्लोबली बिटवीन 2019 टू 2022। 2019 से लेकर 2022 के बीच में क्लीन एनर्जी सेक्टर के द्वारा टोटल 4.7 मिलियन जॉब्स को ऐड किया गया, राइट। और अभी तक 35 मिलियन जॉब्स क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर अवेलेबल है, राइट। फॉसिल फ्यूल जॉब्स रिकवर्ड मोर स्लोली आफ्टर लेऑफ्स इन 2020 and remain around 1.3 million below the pre-pandemic employment level at 32 million। अभी अगर हम 2021 के अंदर बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल जॉब्स क्या टोटल कितने अवेलेबल है मार्केट के अंदर 32 मिलियन और क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर कितनी जॉब अवेलेबल है 35 मिलियन, बराबर ना। तो जो फॉसिल फ्यूल सेक्टर है वो 2020 के ले ऑफ के बाद वो रिकवर नहीं कर पाया, सिंपल, बराबर ना। और क्लीन एनर्जी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रहा है और अभी पहली बार उसने सरपास कर दिया है फॉसिल फ्यूल सेक्टर को, बराबर ना, राइट। क्लीन एनर्जी जॉब्स नाउ रिप्रेजेंट ओवर द हाफ ऑफ द ऑल एनर्जी सेक्टर जॉब्स। ऑल एनर्जी सेक्टर जॉब्स के अंदर अभी क्लीन एनर्जी सेक्टर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बराबर, जो बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के प्रिपरेशन के बारे में बात करूँ कि रिपोर्ट किसकी तरह प्रिपेयर किया गया, द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाय द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक डिवीजन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी एंड आउटलुक ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक डेवलप कर रहा है उसी का एक डिवीज़न ने ये रिपोर्ट को तैयार किया है, बराबर ना। और ये जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए डेटा कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबर स्टेटिस्टिक्स, बराबर ना। तो ये सब इंटरनेशनल लेवल पे ये जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये डेटा को कलेक्ट करके ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के हाईलाइट्स के बारे में बात करूँ तो एन ओवरऑल ग्लोबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट इन 2022 रीच ऑलमोस्ट 67 मिलियन, बराबर ना। तो टोटल 2022 के अंदर 67 मिलियन एनर्जी इंप्लीमेंट हुई है 2022 के अंदर, उसमें से 35 मिलियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर है और 32 मिलियन है फॉसिल फ्यूल सेक्टर के अंदर, बराबर ना। ओके, और ओवर द हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज कंसनट्रेटेड इन द 5 सेक्टर। रिन्यूएबल सेक्टर में तो ज़्यादा ग्रोथ हुआ ही है, लेकिन उसमें से 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ कौन सा सेक्टर के अंदर कंसनट्रेट हुआ है, सोलर पीवी, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज, हीट पम्प्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग। तो ये 5 सेक्टर के अंदर 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बराबर ना, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सोलर पीवी इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अमंग द दीज सेक्टर। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर मानो तो कौन सा सेक्टर है, सोलर पीवी सेक्टर, उसके बाद है विंड सेक्टर, बराबर ना, राइट। कि China had the largest increase in the clean energy jobs and the most significant decrease in the fossil fuel employment from 2019 to 2022। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो ये टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी जॉब्स किसने दिलवाई है, चाइना के द्वारा, बराबर ना। और उसी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा डिक्रीज भी हुआ है फॉसिल फ्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, बराबर ना। तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन चाइना के द्वारा हो रहा है, राइट ना। ओके,
अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो क्लीन एनर्जी जॉब्स ड्रॉ ग्लोबल एनर्जी जॉब ग्रोथ इन द लास्ट 3 years, बट सम रीजन्स इंक्लूडिंग द इंडिया, इंडोनेशिया एंड मिडल ईस्ट सो अ राइज इन द फॉसिल फ्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया के अंदर भी क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है, लेकिन बहुत कम रीजन है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, और उसमें से एक रीजन है इंडिया, बराबर ना, राइट। तो नोटेबली इंडिया ऑल्सो जनरेट द फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ द न्यू क्लीन एनर्जी जॉब्स ड्यूरिंग द 2019-22, कि 2019 से 22 में इंडिया के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरेट की गई है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, लेकिन इंडिया साथों साथ फॉसिल फ्यूल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है, बराबर ना, राइट। ओके, ओके। अगर हम इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो रिपोर्ट कह रहा है कि भाई देर आर 5 प्राइमरी अल्टरनेटिव्स टू द फॉसिल फ्यूल्स आर रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी, बराबर ना। तो अगर आपको फॉसिल फ्यूल को से कन्वर्ट होना है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो हमारे पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं: रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी, बराबर ना। The energy implement trends from 2019 to 22 are highlighting a growing concern about the potential shortages of the skilled labor that could be impair the growth of the clean energy sector. Actually, सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्टेकल है क्लीन एनर्जी सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि क्लीन एनर्जी के अंदर है ना स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर स्किल लेबर को मिल पाना बहुत ही मुश्किल बात है, बराबर ना। तो अगर आपको क्लीन एनर्जी एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा ग्रोथ करे, अगर आपको ऐसा डेवलपमेंट करना है, तो आपको स्किल लेबर के ऊपर काम करना पड़ेगा, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो दिस एनुअल रिपोर्ट वो एनर्जी सेक्टर को मैप करता है बाय रीजन, फ्यूल, टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू चेन, बराबर ना। तो ये हर एक सेक्टर में एनर्जी सेक्टर को इवोल्व किया जाता है कि भाई वहाँ पे कैस रीजन वाइज, फ्यूल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और वैल्यू चेन वाइज कितनी इम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, बराबर ना। तो ये रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड एनर्जी इम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, सेकंड एडिशन है ये, और हर साल ये प्रिपेयर किया जाता है। 2022 का डेटा यहाँ पे आपको दिया है, और कह रहा है कि भाई 2021 के अंदर पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के द्वारा जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सरपास हुई है किसके कंपैरिजन में, फॉसिल फ्यूल सेक्टर के कंपैरिजन में, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करूँ तो उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1974 के अंदर, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर फेथ बीरोल, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, और वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया हार गई थी, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हमको ये इवेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, पहले ऑस्ट्रेलिया जीती थी, बराबर ना। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम विच इज लेड बाय द पेट कमिंस won the 13th edition of the International Cricket Council Men's ODI Cricket World Cup by defeating Rohit Sharma lead India in the finals which is held in Narendra Modi Stadium in अहमदाबाद गुजरात, बराबर ना। तो 13th एडिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का हुआ था, ओडीआईज का, और ये कहाँ पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था, और ये फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के 13th एडिशन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है, बराबर ना। और आपको पता ही होगा कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडिया के अंदर हुआ था, बराबर ना। और टोटल 10 वेन्यूज़ के अंदर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये 6th ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, बराबर ना। छठी बार ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, सबसे ज़्यादा बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाला टीम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। 1987 में पहली बार जीता, उसके बाद 1999, 2003, 2007, 2015, 2023, बराबर ना। तो टोटल 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है, और इस बार फाइनल में इंडिया को हराया था, बराबर ना। ओके, अगर हम
कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल्स के ट्रेविस हेड, जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली अगेंस्ट 765 रन्स पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाए इस बार 2023 के वर्ल्ड कप में। और हाईएस्ट विकेट टेकर मोहम्मद शामी 24 विकेट्स, बराबर ना। तो पूरी टूर्नामेंट में इंडिया छा गई थी। 10 कंटिन्यूस मैच इंडिया के द्वारा जीते गए थे, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, राइट ना। लेकिन कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंडिया ने और बहुत हमने एंजॉय भी किया, राइट ना। ओके ओके अगर हम कुछ की परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन प्लेयर्स के, तो विराट कोहली जिन्होंने बहुत माइलस्टोन्स इस वर्ल्ड कप के दौरान अचीव किए हैं, तो उसमें से कुछ माइलस्टोन्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली हैज़ स्कोर्ड 765 रन्स। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने कितने रन बनाए? 765 रन्स, द मोस्ट रन स्कोर्ड इवर इन द सिंगल एडिशन ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप and breaks a Sachin Tendulkar's previous record of 673 runs set in 2003 एडिशन। सचिन तेंदुलकर द्वारा 2003 के एडिशन में एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड बनाया गया था। 673 रन उन्होंने बनाए थे उस वर्ल्ड कप के अंदर। और विराट कोहली ने 2023 के वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए और उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, Kohli has scored 9 half centuries in the 2023 World Cup, which breaks Sachin Tendulkar's record of 7 half centuries in the 2003 edition. 2003 के एडिशन में सचिन तेंदुलकर के द्वारा एक रिकॉर्ड सेट किया गया था कि उन्होंने उस वर्ल्ड कप के अंदर 7 हाफ सेंचुरी मारी थी और विराट कोहली ने 9 हाफ सेंचुरी मार के उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, राइट ना। उसके अलावा विराट कोहली ऑल्सो ब्रोक तेंदुलकर्स रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द ओडीआई मैचेस। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था कि ओडीआईस के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरी उनके द्वारा लगाई गई थी, कितनी? 49 सेंचुरीज, और वो रिकॉर्ड भी विराट कोहली के द्वारा तोड़ा गया। और विराट कोहली ने टोटल ओडीआईस के अंदर 50 सेंचुरीज लगाई है और 50 सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने लगाई सेमीफाइनल के अंदर, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा विराट कोहली बिकम द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द ओडीआई वर्ल्ड कप्स विथ 1792 रन, 1792 रन इन द 37 मैचेस, बराबर ना। तो वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने के केस में विराट कोहली सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं। टोटल वर्ल्ड कप के 37 मैचेस अभी तक उन्होंने जितने भी वर्ल्ड कप खेले उसमें उन्होंने 37 मैचेस टोटल खेले हैं और उसमें उन्होंने 1792 रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में रन किसने बनाए? अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर 2278 रन बनाए हैं। और विराट कोहली ने किसको पीछे छोड़ा है? रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो विराट कोहली के द्वारा बहुत सारे अचीवमेंट्स किए गए हैं और उसमें से कुछ अचीवमेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें मोहम्मद शामी की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप के अंदर। मोहम्मद शामी becomes the first Indian bowler in an ODI match to take 7 wickets, having achieved the feat against New Zealand in the semi-final, बराबर ना। तो वो भारत के पहले बॉलर बने जिन्होंने एक वनडे के अंदर 7 विकेट लिए हैं, बराबर ना। और उन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में जो सेमीफाइनल हुआ था वो बड़ी इवेंट में दिए है, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा मोहम्मद शामी ऑल्सो मेड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फॉर द इंडिया in the single edition of the ODI World Cup with the 24 wickets in the 2023 World Cup by surpassing Zahir Khan's record of 21 wickets in the 2011 World Cup edition। तो 2011 का वर्ल्ड कप तो किसको याद नहीं होगा? वो सभी को याद होगा। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था और वहाँ पे जहीर खान के द्वारा पूरी टूर्नामेंट में 21 विकेट्स लिए गए थे, जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था एक इंडियन बॉलर का जो एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेट लिया था वर्ल्ड कप के, बराबर ना। और लेकिन उनका वो रिकॉर्ड तोड़ के मोहम्मद शामी ने इस वर्ल्ड कप के अंदर 24 विकेट्स लिए हैं, राइट। मोहम्मद शमी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक द 3-5 विकेट्स इन द दिस ओडीआई वर्ल्ड कप। तो एक वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी पहले इंडियन बॉलर बने हैं, बराबर ना। तो उनके द्वारा भी बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हासिल किए गए इस वर्ल्ड कप के दौरान। उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप बहुत खास था, राइट। ओके, और अगर मैं कुछ इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की बात करूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ीज़ के रिकॉर्ड के बारे में बात करें, तो ग्लेन मैक्सवेल मेड द रिकॉर्ड बाय द हिटिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री वेयर ही स्कोर्ड 100 रन्स इन 40 बॉल्स अगेंस्ट द नीदरलैंड। ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा
नीदरलैंड्स के खिलाफ 40 बॉल में 100 रन बनाए गए, जो ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी, बराबर ना। मैक्सवेल ब्रोक द साउथ अफ्रीका's ईडन मार्करम record for the fastest century in the 49 balls against the श्रीलंका in the 2023 ODI वर्ल्ड कप। तो ईडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के थे, उन्होंने 49 बॉल्स में 100 सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में ही। उसी रिकॉर्ड को तोड़ के मैक्सवेल ने 40 बॉल में 100 रन बनाए, बराबर ना। ओके, मैक्सवेल बिकम द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन द ओडीआई रन चेस बाय स्कोरिंग 201 रन अगेंस्ट द अफगानिस्तान इन द ग्रुप स्टेज मैचेस, बराबर ना। तो अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रुप स्टेज मैचेस के अंदर 201 रन ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा बनाए गए थे, बराबर ना। और वो रन चेस करते टाइम एक खिलाड़ी के द्वारा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था कि भाई उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन चेस करते टाइम बनाए, बराबर ना, और अपनी टीम को जीता है, राइट ना। ओके, ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द ओडीआईस, बराबर ना। तो ओडीआईस के अंदर डबल सेंचुरी बनाने वाले वो पहले ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल बने। रन चेस करते टाइम सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो बैट्समैन बने। वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले वो बैट्समैन बने, बराबर ना। तो ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और मोहम्मद शामी, उनके लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, बराबर ना। ओके, उसके अलावा जो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है रचिन रविंद्रा, जो मात्र 23 साल के हैं, broke the Sachin Tendulkar's record of scoring the most runs in the single edition of the cricket world cup below the age of 25, बराबर ना। 25 साल से छोटा कोई खिलाड़ी जिनके द्वारा अभी तक एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम पे, वो रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, बराबर ना। रविंद्र स्कोर्ड 578 रन्स इन द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप विच इज सरपासिंग द तेंदुलकर्स रिकॉर्ड ऑफ 523 रन्स एट द 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप। तेंदुलकर के द्वारा 25 साल से कम उम्र में 1996 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 523 रन बनाए थे, जिनका रिकॉर्ड 2023 के वर्ल्ड कप में रविंद्र के द्वारा तोड़ा गया। न्यूजीलैंड के जो रविंद्र हैं वो 578 रन बना के, बराबर ना, उन्होंने 23 साल की उम्र में रिकॉर्ड बनाया। एंजेलो मैथ्यूज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू बी डिसमिस बाय द टाइम आउट फॉर्मेट इन द इंटरनेशनल मैच। तो इस बार एक्चुअली टाइम आउट का एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था कि अगर एक खिलाड़ी आउट होता है, रिटायर्ड होता है, और अगर दूसरा खिलाड़ी मैदान में 2 मिनट के बीच में नहीं आता तो उसको टाइम आउट कैटेगरी के अंडर में उसको आउट दिया जाता है, बराबर ना, राइट। तो एंजेलो मैथ्यूज वो श्रीलंका के बिकम द फर्स्ट बैट्समैन विच इज़ डिसमिस्ड बाय द टाइम आउट फॉर्मेट इन द इंटरनेशनल मैच, बराबर ना। तो टाइम आउट, अगर फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी आउट हो गया और 2 मिनट में कोई दूसरा खिलाड़ी मैदान में नहीं आया तो वो दूसरे खिलाड़ी को डिसमिस कर दिया जाएगा इन द टाइम आउट कैटेगरी, बराबर ना। तो एंजेलो मैथ्यूज ऐसे पहले खिलाड़ी बने इंटरनेशनल मैच के अंदर, बराबर ना। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है कि भाई वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 से हुई थी और 2023 तक टोटल 13 एडिशन हुए। वहाँ पे कौन से एडिशन में कौन से टीम जीती है, तो सबसे फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। पहले 3 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुए थे, इंग्लैंड के अंदर। और वहाँ पे शुरुआत में 2 वर्ल्ड कप को जीता, 1975 और 1979 का वेस्ट इंडीज़, और तीसरा वर्ल्ड कप हम 1983 में इंडिया जीता था। उसके बाद इंडिया 2011 में जीता, और टोटल 6 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए अभी तक। और जो लास्ट एडिशन था 2019 का वर्ल्ड कप, वो किसने जीता था, इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके द्वारा ये वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है, और आईसीसी की मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है वो सभी कौन आयोजित करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और उसके चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई के अंदर, और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ उसका, 1909 के अंदर, 1909 के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के अंदर टोटल 7 चेंज किए गए हैं, और वो 7 चेंज के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बराबर ना। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइड 7 चेंजेस इन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, a government sponsored savings instrument for the individuals age 60 years or employees age 50 years or more but less than 60 years, बराबर ना। ओके, चलो ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स,
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और भारत के अंदर टोटल 9 स्मॉल सेविंग स्कीम है। 9 स्मॉल सेविंग स्कीम है, टोटल 9। ये स्मॉल सेविंग स्कीम किसको बोलते हैं? जो स्कीम के अंदर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सभी स्कीम को हम बोल सकते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम, बराबर ना? ओके, तो भारत में कितनी स्मॉल सेविंग स्कीम है? 9। ओके, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट हो गया, रिकरिंग अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, ऐसे टोटल 9 स्मॉल सेविंग स्कीम है, और जहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वगैरह कौन डिसाइड करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये डिसाइड करती है कि भाई एक पर्टिकुलर स्मॉल सेविंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हर 3 महीने के बाद ये इंटरेस्ट रिवाइज किया जाता है, बराबर ना? हर 3 महीने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डिपार्टमेंट एक कमेटी को बिठा के इंटरेस्ट को रिवाइज करती है, सिंपल, बराबर ना? ओके, तो इस बार वन ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम, ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, बराबर ना, उसके अंदर टोटल 7 चेंजेस किए गए हैं, और ये 7 चेंजेस के बारे में बात करें। सबसे पहले तो अगर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करूँ, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेविंग स्कीम किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए है, बराबर ना? तो अगर कोई पर्सन 60 साल से ज़्यादा उम्र वाला है, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो तो कोई भी पर्सन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस स्कीम के अंडर में। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर कोई पर्सन जो अभी काम कर रहा है, लेकिन उसकी एज 55 से 60, अगर कोई एम्प्लॉयड व्यक्ति है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या तो प्राइवेट एम्प्लॉयड है, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए अगर उसको इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है? तो 55 से 60 के बीच में होनी चाहिए, बराबर ना? अगर कोई एम्प्लॉयड व्यक्ति इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसकी एज 55 से 60 होनी चाहिए। और अगर कोई रिटायर्ड हो गया है व्यक्ति और उसकी एज 60 साल से ऊपर है, तो वो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्कीम के अंदर में कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको 55 से 60 के बीच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्कीम के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, पहला चेंज है कि एक्सटेंडेड द टाइम फॉर इन्वेस्टिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द 3 months टू इन्वेस्ट इन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर द इंडिविजुअल्स एज अबव 50 बट बिलो 60। At present, the investment has to be made within the 1 month of receipt of the retirement benefits, बराबर ना? ओके, क्या हो रहा है कि अभी तक देखो, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बराबर ना, तो वो तो 60 साल के बाद कभी भी इस स्कीम के अंडर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, राइट, और वो रिटायर हो रहा है, जैसे उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स की रिसीप्ट मिली ना, अभी तक क्या था कि उसके 1 महीने के अंदर ही उसको इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देना है। ओके, अभी क्या बोला गया है कि 1 महीने की जगह पे वो व्यक्ति 3 महीने तक अपने इस स्कीम के अंदर में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बराबर ना? तो जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है, जैसे उसको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिले, बराबर ना, उस रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रिसीट मिले, उसके 3 महीने तक अभी उसको समय रहेगा कि वो इस स्कीम के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पहला चेंज। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 60 साल के बाद कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो जैसे रिटायरमेंट का पैसा आता है तो उसके 3 महीने के अंदर अभी उसको इन्वेस्टमेंट कर देना रहेगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? ओके, इन्वेस्टमेंट बाय द स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या बोला है कि अभी तक क्या था कि मात्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इस स्कीम के अंडर में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डेथ के बाद उनकी स्पाउस भी इस स्कीम के अंडर में इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके, थर्ड, ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बराबर ना? तो पहले क्या था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे वो रिटायर हुए तो उनको जो छुट्टी का पैसा मिलता है, जो उनको लीव का पैसा मिलता है, जो उनको बाकी के अलाउंस का पैसा मिलता है, और वो सब पैसा मिला के एक बार जो रिसिप्ट आया उसी को पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स माना जाता था। लेकिन अगर वो पर्सन ने फॉर एग्जांपल पीएफ में कोई पैसा जमा किया है कि जो अपने उसके रिटायरमेंट के बाद वो विड्रॉ होने वाला हो, फॉर एग्जांपल उसका कोई डेथ ग्रेजुएटी है, बराबर ना? फॉर एग्जांपल वो कोई उसका
कमिटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन है, बराबर ना, लीव इंकेशमेंट है, बराबर। तो ये सभी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड किया गया है और वो जब भी वो पैसा मैच्योर होगा वो पैसा एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिना जाएगा और उसके 3 महीने के अंदर वो पर्सन को इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट करना रहेगा, बराबर ना। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आज आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया आपके सिक्योर रिटायरमेंट के लिए, बराबर ना। ओके, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, अभी फॉर एग्जांपल आप 30 नवंबर को रिटायर हो गए, लेकिन वो पैसा तो फॉर एग्जांपल 10 जनवरी को भी विड्रॉ हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, 20 जनवरी को भी मैच्योर हो सकता है, बराबर ना। मतलब आपके रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद वो मैच्योर हो सकता है, बराबर ना। आपने वहाँ पे 20 साल पहले प्लानिंग किया था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद ये पैसा विड्रॉ होना चाहिए, तो ये पैसा कभी भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई जब आप रिटायर हो रहे हो उसी के तुरंत बाद होगा, 3-4 महीने के बाद भी हो सकता है वो मैच्योर हो सकता है। तो ये सब बेनिफिट्स जो 3-4 महीने के बाद आने वाले हैं उसको भी रिटायरमेंट बेनिफिट में गिना गया है। और जब भी वो पैसा आएगा जो आपने 20 साल तक 30 साल तक ऐसे कोई स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट में ही आएगा। और वो फिर पैसा आप विदिन 3 मंथ्स जब भी वो पैसा आएगा विदिन 3 मंथ्स आपको इन्वेस्ट करना रहेगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना। ओके, उसके अलावा फोर्थ चेंज क्या है, जो प्री मैच्योर विड्रॉल है, प्री मैच्योर विड्रॉल अभी तक क्या था कि अगर 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था, बराबर ना। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हो, बराबर ना, वैसे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो मैच्योरिटी टाइम है वो 5 साल का है, 5 साल का, बराबर ना। ओके, लेकिन अगर आप प्री मैच्योरली 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हो तो अभी तक क्या था कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बराबर ना। लेकिन अभी ये क्या बोला गया है कि अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करोगे तो जितना भी डिपॉजिट आपने इन्वेस्ट किया है उसका 1% कट कर दिया जाएगा, बराबर ना। इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, उसके अलावा 1% डिपॉजिट भी आपका कट कर दिया जाएगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो पार्शियल विड्रॉ मतलब जो प्री मैच्योर विड्रॉल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर में क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आज आपने इस अकाउंट खुलवाया तो आपको मिनिमम 3 साल के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बराबर ना। 3-3 साल के ब्लॉक में आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ता है, 3-3 साल के, बराबर ना। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने पहले से ही लॉन्ग समय के लिए ये अकाउंट ओपन करवा दिया है, अपने पैसे को सेव कर दिया है तो ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल 9 साल हो गए, मतलब 9 साल हो गए, अभी आप ये अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आपको एक ही बार एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा, अभी तक ये था। लेकिन अभी क्या बोला गया है कि अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर कितने भी बार अपने अकाउंट को एक्सटेंड कर सकता है, बराबर ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बराबर ना। ओके, और जितने भी एक्सटेंडेड डिपॉजिट्स हैं, बराबर ना, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए अकाउंट खुलवाया था और 3 साल के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया और 3 साल के लिए, बराबर ना। तो ये और 3 साल के अंदर जो आपने एक्सटेंडेड मतलब जो जितने भी डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा डाले हैं उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था कि आपने एक बार एक्सटेंशन किया तो एक्सटेंडेड डिपॉजिट ऊपर नहीं मिलेगा, जो आपने पहले से डिपॉजिट डाला है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता था, बराबर ना, एक्सटेंडेड टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया, फिर वहाँ पे आप फिर से कोई डिपॉजिट डाल रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर ना। ओके, मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो पहले 15 लाख था, अभी एक सीनियर सिटीजन कितना इन्वेस्ट कर सकता है इस स्कीम के अंडर में, 30 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, बराबर ना। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली 15 लाख बढ़ा दिया है, बराबर ना। तो बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा ये वाला, बराबर ना। ओके, अगर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया 2004 के अंदर। इट इज़ डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर सिटीजन्स टू प्रोवाइड देम विद अ रेगुलर इनकम एंड सिक्योर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कोई सीनियर सिटीजन है जिन्होंने पूरे अपनी लाइफ की कमाई, फॉर एग्जांपल वो रिटायर हो रहा है तो एक बड़ा सा अमाउंट उसके हाथ में आएगा, तो वो अमाउंट है ना इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट कर सकता है और उसमें से हर 3 महीने के अंदर वो पैसा मिलता रहता है एज ए इंटरेस्ट, बराबर। हर 3 महीने के अंदर उसको
अपना ये पैसा मिलता रहता है बराबर। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको मिनिमम 3 महीना, फिर टाइम आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कब पैसा चाहिए। तो इंटरेस्ट है ना 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने के अंदर आपको मिलता रहता है आपके अकाउंट के अंदर बराबर ना। ओके, और ये अकाउंट 3 साल के लिए आप ओपन करवा सकते हो, फिर आपको एक्सटेंड करना रहता है बराबर ना। मिनिमम 3 साल के लिए आपको ओपन करवाना है, सिंपल। ओके, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है कि भाई जो रिटायरमेंट के बाद भी उसका इनकम रेगुलरली आता रहे, अपना जो सेविंग्स है वो सेविंग्स भी खर्च ना हो जाए, और अब उसमें से इनकम भी आता रहे, उसमें से इंटरेस्ट भी आता रहे, और वही पैसा से वो अपना लाइफस्टाइल जिए बराबर ना, तो उस पर्पज़ से ये अकाउंट खुलवा सकता है, सिंपल बराबर ना। और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अभी तक भारत में, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर है, कितना है 8.20% है बराबर ना। और यहाँ पे ये जो स्कीम है वो टैक्स डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल है अंडर द सेक्शन 80C अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1.5 लाख पर एनम तक का यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो सकता है बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसमें टोटल कितने चेंजेस किए गए हैं, 7 चेंजेस किए गए हैं बराबर ना। ओके ओके, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि भारत के अंदर टोटल 9 स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। कौन कौन सी? तो सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, MIS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, FDRD वगैरह, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बराबर ना। और ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स बराबर ना। टोटल 9 स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है बराबर ना। ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो निर्मला सीतारमन है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत किशन राव करण। ओके, तो बहुत अच्छे से समझाया और आपको आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्या अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, वो सैन फ्रांसिस्को गए थे US 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और उस मीटिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पीयूष गोयल हमारे जो इंडियन मिनिस्टर है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, 3 डिपार्टमेंट वो संभाल रहे हैं। वो अभी 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पे थे सैन फ्रांसिस्को US के अंदर। और क्यों गए थे वो? तो वहाँ पे 2 मीटिंग को वो अटेंड करने के लिए गए थे। एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग को वो अटेंड करने के लिए गए थे बराबर ना। तो दोनों मीटिंग के बारे में समझते हैं। तो पहले तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल US और मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा है ना, ये फ्रेमवर्क को टोटल 4 इंपॉर्टेंट पिलर में डिवाइड किया है बराबर ना। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, सभी मेंबर कंट्रीज़ को क्या बोला है कि आपको अगर ये 4 पिलर्स के ऊपर काम करना है ना, तो आप इस फ्रेमवर्क के अंडर में काम कर सकते हो बराबर ना। ट्रेड, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी साथ में मिलके बराबर ना यहाँ पे ट्रेड करें, ट्रेड को डेवलप करें, अपने अंदर के ट्रेड को डेवलप करें, एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट करें बराबर ना। ये ऑब्जेक्टिव से ये लॉन्च किया गया है। सप्लाई चेन इंप्रूव करें, फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़ नॉर्मली लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, तो डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको मिलके उनका सप्लाई चेन इंप्रूव करें ताकि उनका भी रेवेन्यू बढ़ सके। ओके, उसके अलावा क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करें, फेयर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करें बराबर ना, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करें, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके बराबर ना। तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है, न कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है। कोई टैरिफ के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन सभी के विकास के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है, सिंपल बराबर ना, राइट। तो 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था इस फ्रेमवर्क को US और टोटल 14 कंट्री से साथ में मिलके, और इंडिया भी उसका मेंबर है। और उसी की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो US गए हैं बराबर ना। ओके, उसके अलावा साइड इवेंट एक और भी हुआ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लीडर्स समिट भी वहाँ पे आयोजित की गई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर बराबर ना।
तो वो 30th नंबर का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की लीडर समिट हुई 2023 की। और हालांकि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया था। इसके लिए वहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, बराबर ना, राइट। और थीम क्या था इस समिट का? क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। और ये इवेंट को अगेन किसके द्वारा होस्ट किया गया? यूएस के द्वारा। यूएस ने इस समिट को तीसरी बार होस्ट किया। पहले 1993 के अंदर इसको होस्ट किया था और 2011 के अंदर ही होस्ट किया गया था, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करूँ तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो 1989 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था टू लिवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट बने। अब एशिया पैसिफिक रीजन यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बराबर ना, अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बराबर ना। इसके लिए ये एक फोरम तैयार किया गया था, अपेक फोरम, बराबर ना, राइट। ये जो पहली अपेक मीटिंग थी वो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था 1989 के अंदर। एम था टू क्रिएट द ग्रेटर प्रोस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ द रीजन बाय प्रोमोटिंग द बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ एंड बाय एक्सलेंट द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बराबर ना। और उसके मेंबर्स कितने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेपुआ न्यू गुआ, पेरू, फिलीपाइंस, रशिया, सिंगापुर, चाइनीज़ ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए, बराबर ना। ये इतने उसके मेंबर्स हैं। इंडिया उसका मेंबर नहीं है, लेकिन उसको इन्वाइट किया गया था एज अ गेस्ट, बराबर ना। ओके, अगर मैं अपेक के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म इन द एशिया पैसिफिक रीजन, बराबर ना, राइट। और अपेक के जो मेंबर कंट्रीज है वो दुनिया की 62% जीडीपी होल्ड करती हैं और 48% वर्ल्ड ट्रेड ये मेंबर कंट्रीज होल्ड करती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और अपेक का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? सिंगापुर के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं यूएसए की बात करूं तो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, कैपिटल वाशिंगटन डीसी और करेंसी यूएस डॉलर। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करूं तो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अनुप्रिया पटेल एंड सोम प्रकाश, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।